और लोड हटा दे तो आप देखेंगे कि वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। दिस इज इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। बट उसी बॉडी को जो आप उसके लिमिट से अधिक बेंड कर देंगे तो वो बॉडी उसी डिफॉर्म शेप में रह जाएगा, बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं करेगा। दिस इज प्लास्टिसिटी। तो एक चीज हमें यह समझ में आया कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी ये कोई मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टीज या अलग अलग मटेरियल्स नहीं है। मटेरियल के पास ये दोनों ही प्रॉपर्टी होता है। कुछ लिमिट तक इलास्टिक प्रॉपर्टी दिखता है और एक लिमिट के बाद मटेरियल किस में चला जाता है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी में। मींस हर एक मटेरियल, चाहे वो स्प्रिंग हो, माइल्ड स्प्रिंग हो, मान लीजिए स्टील का बना हुआ है तो वो स्टील का प्रॉपर्टी है। सिमिलरली एक रबर है तो रबर के पास भी ये दोनों प्रॉपर्टी है। रबर टेम्पररी डिफॉर्मेशन में भी जाएगा और रबर को आप परमानेंट डिफॉर्मेशन भी कर सकते हैं अगर उसको लोड हम उसके लिमिट से अधिक लगा दे तो हर मटेरियल के पास ये दोनों ही प्रॉपर्टी अवेलेबल होते हैं, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है और प्लास्टिक प्रॉपर्टी। तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी का टोटल डिफॉर्मेशन अप टू फ्रैक्चर मीन्स हमने लोड लगाना शुरू किया और लोड को इतना बढ़ाते गए कि मटेरियल एक समय के बाद ब्रेक कर गया, फ्रैक्चर हो गया। तो उस टोटल जीरो लोड से लेके फ्रैक्चर लोड तक जो भी डिफॉर्मेशन था वो डिफॉर्मेशन का कुछ पार्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन था और कुछ पार्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये अलग अलग मटेरियल्स का प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक ही मटेरियल के दोनों प्रॉपर्टीज है। तो देखें कि टोटल डिफॉर्मेशन अप टू फ्रैक्चर मींस फ्रैक्चर होने तक जो भी टोटल डिफॉर्मेशन है, दैट टोटल डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब देखिए हमने एक यहाँ नया टर्म यूज किया कि इलास्टोप्लास्टिक। अब ये क्या है? तो दिस डिफॉर्मेशन इज उस रीजन का है जिस रीजन में मटेरियल के पास कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा और कुछ अमाउंट ऑफ प्लास्टिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा। जैसे कि अगर एक बॉडी पे हमने थोड़ा लोड दिया, कम लोड दिया तो बॉडी 2 mm डिफॉर्म हुआ। हमने लोड हटा दिया तो बॉडी 2 mm वापस आ गया, तो वो कौन सा डिफॉर्मेशन है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। हमने लोड को थोड़ा इंक्रीज किया, जो डिफॉर्मेशन 2 था अब वो डिफॉर्मेशन 5 mm तक गया है। अब जब हमने लोड हटाया है तो हमने देखा कि जो 5 mm डिफॉर्मेशन था वो 3 mm वापस आ गया और 2 mm उसमें परमानेंटली रह गया है। तो जो 3 mm वापस आया है डेट इज ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी और 2 mm जो उसमें बच गया है डेट इज ड्यू टू प्लास्टिक प्रॉपर्टी। तो उस रीजन को या उस डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं कि डेट डिफॉर्मेशन इज नोन एज इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन। एंड थर्ड इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मीन लोड को थोड़ा और इंक्रीज कर दें और लोड अगर इलास्टिक प्लास्टिक रीजन को क्रॉस कर जाए और वो प्लास्टिक रीजन में चला जाए मीन्स वो प्लास्टिक प्रॉपर्टी पे चला जाए तो बॉडी पे जब हम लोड देंगे तो बॉडी लेट 10 mm डिफॉर्म हुआ। अब जब लोड हटा रहे हैं तो वो 10 mm वापस नहीं आ रहा है, तो डेट वो 10 mm का 10 mm ही उसमें बचा रह गया, तो डेट इज नोन एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो हर एक मटेरियल अपने टूटने से पहले इन तीनों रीजन से गुजरता है, इन तीनों डिफॉर्मेशन से गुजरता है। वो इलास्टिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, इलास्टोप्लास्टिक प्रॉपर्टी भी शो करता है एंड प्लास्टिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। तब ये जाके टोटल रीजन या टोटल डिफॉर्मेशन हमारा कहलाता है टोटल डिफॉर्मेशन अप टू फ्रैक्चर। तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सेकंड एजम्पशन पढ़ रहे थे हम लोग। तो सेकंड एजम्पशन में क्या था कि मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब हम सॉम में जो भी डिफॉर्मेशन या जो भी कंसेप्ट स्टडी करेंगे दैट इज लिमिटेड ओनली अप टू इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसके बाद का डिफॉर्मेशन हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में स्टडी करने के लिए नहीं जा रहे हैं। मींस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये 2 डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं।